वेलकम बैक बच्चों हम अपने थर्मोडायनेमिक्स के आज के लेक्चर के अंदर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। हम इसके अंदर उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस कवर करने वाले हैं और उसके बाद हम कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल कवर करेंगे। एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक वर्ड यूज होता है एंट्रोपी। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर से 1 to 5 उसके अंदर हम लोगों ने समझने की कोशिश की है कि एंट्रोपी होती क्या है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उसका कोई एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं कवर किया कि वो किसके इक्वल होगा। हमने देखा तो उसका सिंबल एस होता है, एंट्रोपी का डेल्टा एस हम एंट्रोपी चेंज बोलते हैं और ये एक स्टेट फंक्शन है। तो आज हम अपनी डिफरेंट डेफिनेशंस कवर करने वाले हैं और हम देखेंगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहां से आया है और कैसे आया है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं बच्चे। यहां पर फ्लो चार्ट कि जो अभी तक हम लोगों ने कवर किया एंट्रोपी के लिए। एंट्रोपी होती क्या थी, तो क्या करता है एंट्रोपी एक्चुअली क्या कर रहा है, इट एक्सप्रेस द डिग्री टू विच थर्मल एनर्जी इज डिस्पर्स। ये हम कवर चुके हैं कि डेफिनेशंस होती है जनरल एंट्रोपी की। अब जो एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड्स करती है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ थर्मली एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स available at any temperature। ये स्पेलिंग गलत है, थर्मली एसेसिबल। क्या करें कि कितनी हमारे पास एसेसिबल माइक्रोस्टेट होंगी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। और हम लोगों ने देखा कि ये इट इंक्रीज विल, इसकी जो वैल्यू है, जो एंट्रोपी कब इंक्रीज होगी, एंड इट इंक्रीज विद फर्स्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे न्यू माइक्रोस्टेट्स विल जनरेट। अब जितनी ज्यादा माइक्रोस्टेट जनरेट होगी उनके अंदर और ज्यादा एनर्जी का डिस्पर्जल हो जाएगा हमारे पास, तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सेकंड क्या है यहां पर, इंक्रीज विद वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, नाउ मोलिक्यूल विल बी डिस्पर्स इन न्यू लोकेशंस एंड विच विल generate new microstates manifold का मीनिंग हो गया कि बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत ज्यादा नंबर के अंदर हमारे पास क्या होंगी, माइक्रोस्टेट्स जनरेट हो जाएंगी। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर भी, अगर हमने कवर कर चुके हैं कि टेम्परेचर भी जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे हमारे पास तो क्या होगा यहां पर, more microstates will be thermally accessible and will be populated करें कि अगर जैसे टेम्परेचर राइज किया तो जो माइक्रोस्टेट्स पहले हम असेस नहीं कर सकते थे अब उनको असेस कर सकते हैं और उसके अंदर क्या होंगे, हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाएंगे। और एक हमारे पास एक लास्ट फैक्टर इसके अंदर आ जाता है, मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सिटी। मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि अगर हमारे पास रिएक्शन हो गई, हमारे पास 2A + BC बन गया हमारे पास, उसके अंदर क्या न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, तो क्या बोल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स allow dispersal of thermal energy into new vibrational mode and which will
जनरेट न्यू माइक्रोस्टेट्स। क्या बोला कि जैसे जैसे हमारे न्यू बॉन्ड बनेंगे तो वहां पर जितने ज्यादा बॉन्ड्स हमारे पास होंगे, इसका मतलब बॉन्ड्स बन रहे हैं हमारे पास, एटम भी इंक्रीज हो रहे हैं। एक ही पहले अगर 2 एटम से एक मॉलिक्यूल बना था, अगर 10 से बन रहा तो बॉन्ड्स भी इंक्रीज हो गए, उसमें मॉलिक्यूल्स भी हमारे इंक्रीज हो गए, ओवरऑल एक मॉलिक्यूल के अंदर, सॉरी एटम इंक्रीज हो गए उस मॉलिक्यूल में। तो वहां पे जो उसकी जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी। अगर ऐसा इंक्रीज हो गया तो हमारे पास न्यू माइक्रोस्टेट जनरेट हो जाएंगे। और हमें पता है कि हम लोगों ने कवर किया हुआ कि जितनी ज्यादा माइक्रोस्टेट्स होंगी जो कि एसेस कर सकते हैं, उतनी ज्यादा एनर्जी का क्या हो जाएगा, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा या शेयरिंग हो जाएगी हमारे पास। तो उतनी जितनी ज्यादा एनर्जी का क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पे जो डिस्पर्सल होगा या जितनी ज्यादा एनर्जी डिस्पर्स हो जाएगी उतनी ज्यादा हमारी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ऐसे एक लास्ट फैक्टर हम लोगों ने लिखा था कि जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी इंक्रीज दे देंगे, उनको एनर्जी इंक्रीज दे दें, तो या एंट्रोपी इंक्रीज विद इंक्रीज इन एनर्जी, ये लास्ट फैक्टर था, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एनर्जी। एनर्जी इंक्रीज करने से हम मैथमेटिकल कर चुके थे, हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ था कि उससे हमने एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी हमारी क्या हो जाएंगी, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अभी तक हमने कवर किया था। अब इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि इसमें एंट्रोपी वर्ड था, तो एंट्रोपी को समझने के लिए हम लोगों ने बच्चे सबसे पहले स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को समझा था। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डायरेक्शंस कवर, कौन सी डायरेक्शन होगी, वो एक ही डायरेक्शंस में होती है सभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या सभी इरिवर्सिबल एक डायरेक्शन में होती है। उसको क्या डिसऑर्डर कवर करता है, गवर्न करता है। और डिसऑर्डर के लिए हमें माइक्रोस्टेट्स को समझना जरूरी समझा था, इसलिए हमने माइक्रोस्टेट्स का समझा, और फिर माइक्रोस्टेट से हम हमारे एंट्रोपी के कंसेप्ट पे आए थे। तो इसकी जो सबसे इजी डेफिनेशन है बच्चे वो आती है हमारे पास, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस। ये सबसे इजी डेफिनेशन है हमारे पास। हम ऐसा लिखते हैं कि डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स, दिस इज यूनिवर्स, इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। और ये जो डेल्टा एस टोटल होगा वो ऑलवेज हमारे, या यूनिवर्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। हम लोगों ने 2 टाइप की रिएक्शंस की थी, लाइक अगर हमारे पास फ्रीजिंग ऑफ वाटर होगा तो सिस्टम की तो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन यूनिवर्स की इंक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कि जो इंक्रीज दिखाई देगा हमें, वहां पे कोई डिक्रीज दिखाई नहीं देगा। और ऐसा क्यों होता है हमारे पास, क्योंकि हम कवर कर चुके हैं क्या होता है। देखो जितनी भी रिएक्शंस होती है, ऑल reactions occurring in nature are irreversible, हमारे पास जितनी भी रिएक्शन सारी इरिवर्सिबल है। जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वाटर हिल से फ्लो करता है, अप से डाउन करता है, हीट हॉट टू कोल्ड फ्लो करती है, गैस का डिफ्यूजन होता है, गैस मिक्स होती है, वो सारी की सारी इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये हम कवर कर चुके हैं कि इरिवर्सिबल क्यों थी, ये रिवर्स में क्यों नहीं जा सकती, वो बता रहा था सेकेंड लॉ, कि उसकी प्रोबेबिलिटी होती नहीं है कि वो रिवर्स में चली जाए या गैस सारी एक कमरे के अंदर से कोने में आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा क्या होगी, कम होगी। तो वहां पर इसलिए क्या हो गया, तो हमने कवर किया ऑल रिएक्शंस अकरिंग इन नेचर आर इरिवर्सिबल एंड वी नो in all reaction dispersal of energy take place, therefore entropy increases। और क्योंकि डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी को माइक्रोस्टेट्स के अंदर इको एंट्रोपी बोलते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं एंड रैंडमनेस इंक्रीज होगी, तो वो गलत है, क्योंकि वो हमारा एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम भी हो सकता है। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बात करते हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं, वहां पे जो माइक्रोस्टेट्स होंगी उनकी बात करते हैं, तब एंट्रोपी वर्ड आता है। ये हम कवर कर चुके हैं। तो ये सबसे इजी डेफिनेशन है यहां पर। फिर हमारे पास सेकेंड डेफिनेशन आती है, ये क्या बोलता है, all the natural reactions, all the spontaneous reactions are thermodynamically irreversible।
जितने भी थर्मोडायनेमिक, जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, सारी की सारी के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और सारी की सारी कैसे, इरिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल में ही जो डेल्टा एस होगा, ये टोटल होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल, तो ये जो डेल्टा एस होता है वो जीरो होता है, और हमने देखा था इन सभी में एनर्जी का डिस्पर्सल होता है, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी ही होगी। ये पॉइंट अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया, ये भी कार्नोट साइकिल करने वाले इसके बाद, तो उसी के अंदर आएगा, हम साइक्लिक सिस्टम लेंगे या रिवर्सिबल सिस्टम समझेंगे, तो देखेंगे रिवर्सिबल के अंदर जो एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है, जीरो, लेकिन जिसमें भी रिएक्शंस में इंक्रीज होगा वो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में ही ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, या क्या होगा, पॉजिटिव। इसलिए सारी की सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं, क्योंकि नेचर के अंदर हमारा जो डेल्टा एस यूनिवर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ये सेकंड डेफिनेशन है। ऐसी हमारे पास जो थर्ड डेफिनेशन आती है, क्या बोलती है, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट completely into work without leaving any effect on the system or surrounding। बच्चे अब जो नेक्स्ट तीन डेफिनेशंस आएंगे हमारे पास, वो कार्नोट साइकिल या हीट इंजन से रिलेटेड है। ये क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई भी, अगर हमने बोला जैसे हमारा कार का इंजन है हमारे पास, तो अगर हम वहां पे एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो अगर वो हीट लेगा, क्यों, वहां पे हीट, हमारे फ्यूल का कंबस्शन होगा, कंबस्शन से हीट जनरेट होगी। अब उस हीट को यूज करके वो क्या करता है, हमारा वर्क होता है, हमारी गाड़ी, हमें माइलेज चलती है, वो चलती है यहां पर, तो कह रहे कि जो हीट होगी वो अगर हमने 100% जितना भी, अगर हमने जी 100 कैलोरी हीट दी वहां पर 100 कैलोरी, तो कह रहा कि 100 की 100 कैलोरी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, यानी कि कंप्लीट कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर जब ये कंप्लीट कन्वर्जन की बात करता है तो वहां पे कुछ ना कुछ इफेक्ट यहां पे सराउंडिंग पे आएगा या सिस्टम पे आएगा ही आएगा। सिस्टम सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि यहां पे कुछ हीट लॉस हो जाएगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, वहां पे काफी ज्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। तो कह रहा है कि कंप्लीट कन्वर्जन हीट का इनटू वर्क नहीं हो सकता, कि जितनी ज्यादा एनर्जी आप लो वो सारी की सारी किसमें हो जाए, वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो कह रहा है कि क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ अगर ऐसा होता है, अगर हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ इफेक्ट सिस्टम या सराउंडिंग पे हमें दिखाई देंगे ही देंगे, इसलिए हमारे पास कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे पास एक नेक्स्ट डेफिनेशन है, क्या, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट without the help of any external agent। क्योंकि हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखा है कि हीट ऑलवेज हॉट से कोल्ड की तरफ ही फ्लो होती है। हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्रूव किया कि ऐसा क्यों होता है। कह रहा कि अब ऐसा इंपॉसिबल है कि अपने आप हीट कहां से चली जाए, कोल्ड से हॉट की तरफ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा करने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होगी। ये हमारी डे टू डे लाइफ में दिखाई देता है। हम रेफ्रिजरेटर यूज करते तो वहां पे कोल्ड से हॉट की तरफ हीट फ्लो होती है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, वहां पे हमें वर्क करना पड़ता है, तो हमें वहां पे एक सिस्टम की जरूरत थी जो कि कोल्ड से हॉट की तरफ हीट क्या करता है, फ्लो। वो क्या है, रेफ्रिजरेटर हमारे पास। तो कह रहे कि अपने आप हीट कभी भी कोल्ड से हॉट नहीं जाएगी। अगर हम ये करना चाहते हैं तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद हमारे पास इसको भी मैथमेटिकल भी देख लेते हैं कि एग्जांपल से कर लेंगे कि क्या कोल्ड से हॉट हो सकती है या नहीं। अब हमारे पास दो डेफिनेशन और आती है, केल्विन स्टेटमेंट आती है और एक क्लैसियस स्टेटमेंट आती है। अब उसको देखते हैं क्या होती है बच्चे। क्लैसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये इट इज इन साइक्लिक प्रोसेस इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इंटू वर्क विदाउट साइमल्टेनियसली
ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। देखो क्या मीनिंग है इसका। ये बोलता है कि अगर मेरा कोई एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि मेरे पास एक साइकिल रिपीट हो रही है बार बार, पहले कोई इनिशियल स्टेट थी, फिर कोई स्टेट आई बी, फिर वापस से ए पे, यानी कि इनिशियल कंडीशन पे चला गया, हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। तो ऐसे प्रोसेस में तो हमारे पास ऑलवेज क्या होगा, एक हमारे पास हीट का रिजर्वायर होगा जिसको हम बोल सकते हैं T2 टेम्परेचर पे। तो यहां से ये हीट लेगा और यहां पर हमारा क्या होगा, सिस्टम, जो हीट लेने के बाद कुछ वर्क करेगा और उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो किसको दे देगा, एक नीचे सिंक हम बोल सकते हैं जिसका टेम्परेचर T1 होगा। सिंक का मतलब है कि यहां पे जो हीट इसने ली है उसके अंदर से कुछ वर्क किया और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो बची हुई है उसको कहां पे, सिंक को दे देगा Q1। इसको हम बोल सकते हैं रिजर्वायर, हीट रिजर्वायर, ये सिंक हो गया जिसको वो हीट दे। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो उसके अंदर हमारे पास दो यहां पे टेम्परेचर, एक टेम्परेचर का सोर्स होगा और एक सिंक होगा जिसमें वो एक्स्ट्रा हीट क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा वहां पे। तो यहां पर अगर ऐसे दो हमारे पर T2 है, T1 एक सोर्स और एक सिंक नहीं हुआ तो हमारा साइक्लिक प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। वहां पर हीट का वर्क, जो हीट उसने दी है यहां पर, उसका वर्क में कन्वर्जन हो ही नहीं सकता। अगर ये नहीं होगा तो वो इरिवर्सिबल में चला जाएगा। रिवर्सिबल में दो होना ही होना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए हीट का और एक क्या होना चाहिए, सिंक। ये कंडीशन है हमारे पास। अगर इसके अंदर से मैं T2 को हटा दूंगा तो भी ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगा। अगर T1 को हटा दिया, यानी कि वो रिजेक्ट ही नहीं कर रहा हीट को, तो भी मेरा साइक्लिक प्रोसेस की कंडीशन फेल हो जाएगी। साइक्लिक है तो एक सोर्स होगा और एक क्या होगा, उसका सिंक होगा ही होगा। दोनों में से एक को हटा दो तो हमारे पास ये सेकेंड लॉ यानी कि साइक्लिक प्रोसेस की जो डेफिनेशन हमने लिखी है वो गलत हो जाएगी। ये बताता है कि ये चीज इसने, क्लैसियस ने बोली कि दो चीजें होनी जरूरी साइक्लिक में, तभी हीट वर्क में कन्वर्ट होगी, अदरवाइज वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। ऐसे ही हमारे पास क्या बोला, प्लैंक्स था, प्लैंक्स स्टेटमेंट। इसने क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सिस्टम वर्किंग इन cycles connected to a single heat reservoir and produce a net positive work in the surrounding। देखो इसने भी सेम ऐसा ही बोला। इसने क्या बोला, अगर कोई हमारे पास ये इम्पॉसिबल होगा किसी भी सिस्टम पे जो किसमें कर रहा है, वर्किंग इन साइकिल्स का मतलब वो हमारे पास साइक्लिक सिस्टम हो गया, रिवर्सिबल सिस्टम हो गया कि वो एक टाइप से जा रहा है फिर वो आ रहा है बी स्टेट से वापस पे आ जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसा कि मेरे पास एक सिंगल हीट रिजर्वायर था, यानी कि ये हीट रिजर्वायर था हमारे पास, रिजर्वायर। तो कह रहा है कि इसने यहां से हीट ली और हमारे सिस्टम ने हीट ली और सिस्टम हीट करने के बाद क्या कर दे, वर्क करे। तो ऐसा इम्पॉसिबल होगा, कह रहा है कि अगर वहां पर वो एक ही कनेक्टेड टू ए सिंगल हीट रिजर्वायर है, तो अगर वो एक ही रिजर्वायर होगा तो ऐसा, अगर वो साइक्लिक भी सिस्टम है तो कभी वो सिस्टम क्या हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसने भी ऐसा ही बोला था। तो इसका मतलब क्या, यहां पर जब तक एक और रिजर्वायर नहीं होगा हमारे पास, जो सिंक बोलते हैं जिसके अंदर वो सिस्टम एक्स्ट्रा हीट क्या करेगा, सप्लाई कर देगा, यानी कि उसको रिलीज कर देगा जो उसके पास बची हुई है। अगर ऐसा होगा तभी एक साइक्लिक बन सकता है सिस्टम, अदरवाइज ये ऐसा साइक्लिक जो साइकिल होगी वो हमारी प्रोसीड नहीं होगी। तो ये दोनों एक ही चीज बोलते हैं कि बच्चे कि हमारे पास दो टाइप के यहां पे सोर्स होना चाहिए, एक सोर्स और एक सिंक। ऐसे ये भी है कि एक केवल कोई भी एक रिजर्वायर हम लेंगे तो उससे काम नहीं करेगा, दोनों एक ही स्टेटमेंट बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं मैथमेटिकली, जो हमने बोला था कि वाई हीट कांट फ्लो, हीट कैन नॉट फ्लो from
कोल्ड टू हॉट, क्योंकि कोल्ड से हॉट क्यों हीट फ्लो नहीं हो सकती थी, क्योंकि यही हमारा जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि वो नहीं बताता था कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, रिएक्शंस फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में। उसके लिए तो क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए, तो इसके लिए तो हमारे पास फॉरवर्ड भी रिएक्शन जा सकती है और बैकवर्ड भी, क्योंकि दोनों में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, तो बुक ऊपर से नीचे भी आ सकते और नीचे से ऊपर भी। तो ये डायरेक्शन का आंसर किसने दिया था, सेकंड लॉ ने, और वो हम देख चुके कि एंट्रोपी के अंदर किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या किसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो जब प्रोबेबिलिटी होगी तो हमारे पास उसी डायरेक्शन में रिएक्शंस जाएंगी। तो अब यहां पर देखो, अगर मैंने बोला कि जो मेरा सिस्टम का ये सिस्टम माना हम लोगों ने, इस सिस्टम का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस और जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास है यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम बोलते हैं कि यहां से इसने हीट ट्रांसफर की, कितनी कर दी, यहां पे 10 जूल कर दी, हम लोगों ने जूल लिख दिया। अदरवाइज जब हम यूनिट लिखते हैं हीट की वो किस में करते हैं, कैलोरी में। तो अब हुआ क्या, देखो इसने हमारे पास क्या की, यहां पे ट्रांसफर की। अब हमारे पास, अब हम देखेंगे कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो कितना एंट्रोपी चेंज आएगा अगर वो सराउंडिंग से लोअर टेम्परेचर से हमारे पास हाईयर टेम्परेचर पे हीट का ट्रांसफर होता है। तो हमें ये पता है कि जो डेल्टा एस, सेकंड लॉ ने क्या बोला कि जो भी प्रोसेस होगा डेल्टा एस जो टोटल आएगा किसके इक्वल है, डेल्टा एस सिस्टम के इक्वल था प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग के इक्वल है। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, तभी मेरी इरिवर्सिबल प्रोसेस जाएगी या मेरी प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। अब देखो, अब हमने देखा कि 25 से यहां पर, और डेल्टा एस का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये अभी तक हम लोगों ने निकाला नहीं है। इसको अभी हम निकालेंगे कि ये आया कहां से, जो एंट्रोपी चेंज हम बोल रहे हैं क्यू बाई टी, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और अब्जॉर्ब एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हमने एंट्रोपी दी है। इसको भी हम ड्राइव करेंगे इन कार्नोट साइकिल के बाद। कार्नोट साइकिल जब हम कवर करेंगे इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये आता है। अभी हम देख लेते हैं कि डेल्टा एस क्यू बाई टी है, तो यहां पर डेल्टा सिस्टम क्या होगा, दिस इज क्यू बाई टी, क्यू एब्जॉर्ब जो हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, और दिस इज इक्वल्स टू क्या, यहां पर कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है, तो इसने हीट कितनी की 10, तो 10 बाय कितना आ जाएगा, 10 बाय, अब हमारे पास क्या था, ये किसके अंदर था 45 था, तो केल्विन में करेंगे तो 273 प्लस कितना हो जाएगा 45, दिस इज इक्वल इतना। सराउंडिंग ने कितनी हीट की, देखो सिस्टम ने एब्जॉर्ब कितनी हीट, तो सराउंडिंग ने 10 जूल लॉस्ट की है। जब हीट एब्जॉर्ब होती है, जब हीट कोई चीज एब्जॉर्ब करता है तो इसका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। जब हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तो इसका साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो अब सराउंडिंग ने हीट रिलीज की, तो कितने रिलीज किए, तो अब प्लस की जगह ब्रैकेट में क्या लिखूं, माइनस क्यू रिलीज्ड बाय टी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो इसका टेम्परेचर कितना है 25, तो अब यहां पे क्या है माइनस कितनी की 10 डिवाइडेड बाई 273 प्लस 25। अब अगर इसको हम एलसीएम लेंगे, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये जो ओवरऑल आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। अरे भाई ये डिनोमिनेटर में ये टर्म बड़ी है, ये कम है, एलसीएम लूंगा, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर कैसा है, ज्यादा। तो जब हम एक सेम एलसीएम लेंगे, अगर 2 और एक फैक्टर ऐसा होता है, देखो सिंपल सा समझ लेते हैं, अगर हमने लिखा होता 1/2 माइनस 1/3, ऐसा क्यों लिख दिया बच्चे, देखो ऐसा लिख दिया क्योंकि ये 10 कॉमन था, ये 1 लिया, ये 273 45 था, यहां पर हमने 3 लिखा 2, जब एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 6 आएगा, तो यहां पर 3 आएगा, सॉरी 3 2 जा तो 2 आएगा, इधर से क्या आएगा 2 3 जा तो 3, तो 2 - 3 -1/6, तो ओवरऑल टर्म कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी, देख लेंगे क्या भी आएगी, तो ओवरऑल ये कैसा टर्म आएगा, नेगेटिव यहां से। और हमें पता चला इसका मतलब डेल्टा एस टोटल क्या हो गया, नेगेटिव, और ये तो सेकेंड लॉ की क्या हो गई, अपोजिट हो गया, तो दिस इज अगेंस्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशंस के, थर्मोडायनेमिक कि क्या हो गया, डेफिनेशन को इसने रूम कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता, ऑलवेज अगर रिएक्शन होगी तो डेल्टा एस यूनिवर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन अगर इसी को अपोजिट कर देते, हम दूसरा केस कर लेते कि इस तरीके से कि सिस्टम ने रिलीज की इसके अंदर यहां पर कि सिस्टम ने हाई टेम्परेचर पे था, इसने 10 जूल दिया यहां पर, तो जो ओवरऑल डेल्टा एस टोटल अब इस केस में आएगा बच्चे, इस केस में जब ये रिलीज कर रहा है यहां से सिस्टम दे रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, लाइक 0.0009,
इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहां पर अब ये चेंज अपोजिट हो जाएगा, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये टर्म नेगेटिव, और हमारे पास आंसर जो डेल्टा एस यूनिवर्स आ जाएगा वो एक पॉजिटिव टर्म आ जाएगी 0.02 ऐसा। तो इसलिए हीट कोल्ड से हॉट नहीं जा सकती, कैसे होगी, हॉट टू कोल्ड, क्योंकि जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेशन वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और इसी केस में पॉजिटिव आता है। ऐसे हम एक और एग्जांपल कर लेते। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, माना हमारे पास हम एक रिएक्शन करवाना चाहते हैं, ये एक टाइप एक रिएक्टेंट है ए, ये छोटे छोटे ये A2 मॉलिक्यूल टाइप में हो गया, ये दूसरा रिएक्टेंट है। जब हमने रिएक्शन करवाई हमारे पास इस क्लोज कंटेनर के अंदर, तो हमें इस टाइप का प्रोडक्ट मिला, यानी कि इसके साथ इन्होंने बॉन्ड बना लिया। तो अब हमें पता है कि सेकेंड लॉ ने क्या बोला कि हमारे पास ये रिएक्शन पॉसिबल होगी अगर जो टोटल एंट्रोपी चेंज होना चाहिए, हमारे पास जो टोटल एस टोटल आएगा या यूनिवर्स आएगा वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ही ये रिएक्शन कैसी होगी, या इसको मैं लिख सकता हूं अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आई तो ही मेरी रिएक्शन कैसी होगी, फिजिबल होगी, रिएक्शन प्रोसीड होगी। अदर ये टर्म अगर मेरी कैसी आई, नेगेटिव, जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा नेगेटिव, तो ये क्या होगा, नॉट फिजिबल, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ये रिएक्शन प्रोसेस में, ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं जाएगी। अब क्या हुआ देखो, तो हमने माना कि इसके साइड में ये सारा का सारा सराउंडिंग था पूरा का, माना लेट रिएक्शन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर टी, कि टी टेम्परेचर पे हुई है, एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस बाय डेल्टा एस, कि जब ये रिएक्शन हुई यहां पर तो जो एंट्रोपी थी सिस्टम की वो डेल्टा एस से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सिस्टम की इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल तो इंक्रीज होना ही चाहिए अगर रिएक्शन होगी। इनका एग्जांपल हम कवर चुके हैं, तो हमने बोला कि एंट्रोपी सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज होगी डेल्टा एस से, एंड सिस्टम एब्जॉर्ब डेल्टा एच हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। अब हमने क्वांटिटी का नाम लिख दिया कि उसने यहां से हीट एब्जॉर्ब करी है, और कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। नॉर्मली हम एच को एंथैल्पी बोलते हैं, हमने एच को क्या बोलते हैं, एच इज नॉर्मली एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, यानी कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज अवेलेबल in the form of heat at constant pressure, कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो एनर्जी, अगर मैं सिस्टम की बात करूं उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, तो उसके अंदर से जो हीट कांस्टेंट प्रेशर, जो एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट की फॉर्म में अवेलेबल हो जाए, उसको हम एंथैल्पी बोल दिए, डेफिनेशन था। लेकिन हमने बोला कि यहां पर इसने डेल्टा एच अमाउंट ऑफ हीट ले लिया, हमने डेल्टा एच लिखा, यानी कि कुछ हीट अब्जॉर्ब करी इसने रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन था, वो कितनी थी, डेल्टा एच। तो नाउ अब क्या सकते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एस टोटल होता है या यूनिवर्स, और जो डेल्टा एस टोटल है शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए हमारे पास, अरे ओवरऑल। तो मैं इस डेल्टा एस को हटा दूं, इक्वल्स टू डेल्टा एस, और ये डेल्टा एस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा होगा तभी रिएक्शन कैसी होगी, फिजिबल। और अभी हम लोगों ने लिखा था कि जो डेल्टा एस होता है वो Q/T होता है, आइदर एब्जॉर्ब या रिलीज। कैसे आया, कहां से आया, अभी करने वाले कार्नोट साइकिल में। तो यहां पे सराउंडिंग ने क्या लिया था, ये तो क्या था कि Q एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज। इस केस में कितनी हीट रिलीज की सराउंडिंग ने, तो सराउंडिंग ने अगर मैं लिखूंगा तो यहां पर सराउंडिंग ने हीट रिलीज की डेल्टा एच, और रिलीज की तो साइन कैसा देते हैं, नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पर, और पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या बोलते हैं, टी, तो यहां पर क्या आएगा, डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच अपॉन टी ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया, टी डेल्टा एस, अब सिस्टम को मैं लिखना चाहूं तो लिखूं, ना तो ना लिखूं, तो सिस्टम की है, माइनस डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, ऐसा हो गया। या इसको अपोजिट साइन कॉमन ले तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी इक्वल्स टू 0।
तो ओवरऑल ये लेस देन, इसको देखो मैंने डेल्टा एच किधर का, टी डेल्टा एस को, ये लेस देन जीरो आ गया, या इसका मतलब आ गया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी, अगर ये नेगेटिव टर्म हुआ इसको, तो मेरी रिएक्शन कैसी होगी, फिजिबल होगी, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा, अदरवाइज वो नहीं बनाएगी। अब इसके साथ एक दिक्कत थी बच्चे हमारे पास, देखो इसमें हमें एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग भी पता होना चाहिए था और एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम की कितनी इंक्रीज हुई है, और क्या दूसरा क्या था, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो अब ये जो वर्ड आया, जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को, हमने इसको बोल दिया दिस इज इक्वल्स टू ए न्यू फंक्शन, इट इज इक्वल्स टू ए न्यू फंक्शन, इसको हमने एक न्यू फंक्शन डिफाइन कर दिया, जिसको हम बोल देते हैं इक्वल्स टू डेल्टा जी। और ये क्या हो गया, अब हम देखेंगे डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव होगी, इक्वल लेस देन जीरो, अगर इट इज लेस देन जीरो तो रिएक्शन क्या, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल, क्योंकि इसके लिए तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये सेकंड लॉ था, तो हमें सिस्टम का पता था, सराउंडिंग का भी। अरे मैं सिस्टम पे ऊपर काम कर रहा हूं, सिस्टम की इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसके बेस पे मैं नहीं बोल सकता था, मुझे सराउंडिंग का भी पता होना चाहिए था। कि जैसे अगर हमने फ्रीजिंग ऑफ वाटर बोला, देखो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर में डेल्टा सिस्टम तो क्या हो गया था, नेगेटिव, अरे नेगेटिव बोलते इसका मतलब फिर भी तो फ्रीजिंग हो जाता है मेरे पास, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब डेल्टा सिस्टम कैसा, नेगेटिव था, लेकिन जब ये ऐसा होता है तो जो मेरी एंट्रोपी चेंज, जो सिस्टम हीट रिलीज करता है वो सराउंडिंग को मिलती है, और डेल्टा सराउंडिंग की वैल्यू, जो सराउंडिंग को वैल्यू मिली, जो सराउंडिंग को वैल्यू मिलती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। और ये डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होती है, ज्यादा वैल्यू, तो जब इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को जब मैं कंबाइन कर देता हूं, तो ओवरऑल जो डेल्टा एस हमें टोटल मिलता है वो एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती है। अगर मैं वेपोराइजेशन में करता, लिक्विड से वेपर में बनाता, तो सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल मेरे पास जो सराउंडिंग से हीट ले रहा है उसकी डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर उसने हीट ली है वहां से, तो ओवरऑल मेरे पास फिर वैल्यू डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ गया। तो अब सिस्टम नहीं, हमें सराउंडिंग को भी देखना पड़ता था। तो अब क्या बोल दिया कि अब हमने एक न्यू फंक्शन डिफाइन कर दिया डेल्टा जी, क्या बोल दिया, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हम जब भी कोई रिएक्शन देखेंगे कि वो फिजिबल होगी या नहीं होगी, हम केवल वहां पे जी की वैल्यू देखते हैं कि भाई जी जो एक हमने जिसको हमने बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, क्या बोल दिया, गिव्स एनर्जी या गिव्स फ्री एनर्जी। ये फ्री नहीं है, दिस इज नॉट फ्री एनर्जी, कंफ्यूजन होता है कि भाई ये फ्री एनर्जी है, फ्रीली अवेलेबल है, नहीं, ये एक फंक्शन हमने कर दिया जिसकी वैल्यू इक्वल से डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के, और इसकी वैल्यू हम देखेंगे अगर ये गिव्स एनर्जी जिस फंक्शंस की वैल्यू लेस देन जीरो तो रिएक्शन फिजिबल होगी, प्रोसीड होगी, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई तो ये रिएक्शन क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल, की वो रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर इसकी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव आएगी, तो रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा करने से इस फंक्शन को हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया बिकॉज नाउ वी डोंट नीड टू केयर, वी डू नॉट नीड टू केयर अबाउट एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। अब हमें सराउंडिंग की एंट्रोपी से कोई लेना देना नहीं है, हमने केवल जी फंक्शन को देखेंगे। बच्चे एक चीज और है हमारे पास, ये जी होता क्या है, व्हाट इज जी, ये क्या होता है, व्हाट इज जी क्या होता है, ये क्या बताता है, और ये व्हाट इज जी ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन देता है, और हम इसको कब डिफाइन करते हैं नॉर्मली, किन कंडीशंस पे ये फंक्शन हो गया। जैसे प्रेशर होता है हमारे पास, हमने बोल दिया कि अगर हमारे पास कोई गैस है तो उस गैस का कोई कांस्टेंट प्रेशर होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी। तो जैसे ये फिक्स हो जाता है, ऐसे ही अगर मैं अलग अलग कंडीशंस बोल दूं, कांस्टेंट प्रेशर है और उसका कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो वहां पर उसकी कुछ एनर्जी फिक्स हो जाएगी। यानी कि अगर किसी गैस का किसी का गैस का मान लिया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, एक रूम था जिसका रूम का साइज हमने बोल दिया 20 लीटर उसमें आ सकती है गैस, रूम के अंदर ही बोल दिया, रूम का साइज फिक्स कर दिया। तो यहां पर अगर उसका एक कांस्टेंट प्रेशर होगा उस रूम के अंदर, उस रूम के अंदर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। उस रूम के अंदर उसका कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। अगर उस टाइम पे कांस्टेंट प्रेशर है, वहां पर जैसे इंक्रीज हो रहा है, यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो एक कंडीशन, एक पॉइंट बना दिया, ये रूम के अंदर उसका प्रेशर भी फिक्स हो गया, वॉल्यूम भी फिक्स हो गया। जब प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स हो जाते हैं तो बोल देते हैं कि वहां पर उस सिस्टम की एक एनर्जी फिक्स होगी, उस एनर्जी का नाम हो जाता है इंटरनल एनर्जी, लाइक इंटरनल एनर्जी, इंटरनल
एनर्जी। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया था, कांस्टेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब ये प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अब मैं बोल दूंगा कि वहां पर उस स्टेट के ऊपर उस गैस उस सिस्टम के अंदर एक नया फंक्शन आ गया, क्या हो गया, यू, उसका बोल दिया इंटरनल एनर्जी, यानी कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं प्रेशर को चेंज करता हूं या वॉल्यूम को चेंज करूंगा तो मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब उस स्टेट को हमें प्रेशर और वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं, क्या प्रेशर और वॉल्यूम। अब मैं बोल दूंगा कि इसका मतलब अगर एक मेरी U1 इंटरनल स्टेट है कि U1 स्टेट, इसका मतलब वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स है। एक U2 स्टेट है तो उसमें प्रेशर या वॉल्यूम डिफरेंट हो गया, इसका मतलब वो प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक न्यू फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया ताकि इन दोनों की जरूरत ना पड़े। ऐसे ही जब मैं प्रेशर या टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, प्रेशर और टेम्परेचर को, तो उस सिस्टम को या उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जी। ये क्यों किया, इसको हम डिटेल्ड में करने वाले हैं। कब, जब हम अपना स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ के बाद, या एब्सोल्यूट स्केल, जब हम टेम्परेचर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ ये टेम्परेचर स्केल्स की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, तो हम देखेंगे कि हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी। यहां पर हम करने वाले ए, जी, एच एंड यू, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, ए होता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, जी होता है गिब्स फ्री फंक्शन। या फिर तो यहां पर हम कवर करेंगे कि हमें इनकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, हमने इनको इंट्रोड्यूस क्यों किया। तो यहां पर आपको पता चला कि हमने स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए जी को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जी क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, उसकी क्या रिलेशन होता है, ये सब हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स में कवर करने वाले। लेकिन एक चीज बताइए, ध्यान रखना, अगर थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चीज समझने की है तो दो ही चीजें हैं मैक्सिमम, जिसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है। एक तो है एंट्रोपी, सब जगह एंट्रोपी दिखाई देगी, दूसरा है गिब्स फ्री एनर्जी। तो एंट्रोपी समझने के लिए आपको फर्स्ट 5 वीडियो देखनी है। एंट्रोपी का एक्सप्रेशंस क्या होता है, कार्नोट साइकिल में आएगा। और जी के लिए आपको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गए तो हमारा इसका जो हम इसके यूज करते हैं, हम हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे, फेज इक्विलिब्रियम में यूज करेंगे, तो ऐसे ही सॉल्यूशंस के अंदर इसका यूज करते हैं। तो सभी के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसका यूज आने वाला है जी और किसका, एस का। तो यहां से हमें पता चला कि ये रिएक्शन हो रही है, तो ये हमारे पास ज्यादा वैल्यू आनी थी। तो इन सब से बचने के लिए हमने डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को एक न्यू फंक्शन बोल दिया कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव, इसको हमने बोल दिया जी। अगर जी, अब हम देखेंगे जी की वैल्यू नेगेटिव तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इसको डिटेल में हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स में करेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ गया। अगर ये नेगेटिव है तो हम बोल देते हैं कि जो डेल्टा एस टोटल आएगा वो वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0 होगी, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये सेकेंड लॉ के ही आ गया। इसको अवॉइड करने के लिए हमने इसको ऐसा लिखा था। अब हमारे पास आता है कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।